स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। ये है आपका ओनली यूपीएससी का वर्ल्ड अफेयर्स का क्लास। हम अभी बात कर रहे हैं यूक्रेन और रशिया विवाद पर, और ये उसी क्रम में आपकी अगली क्लास है। जहां पर आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है आपका रशिया। नीचे आप देखेंगे तो ये मंगोलिया है, उसके बाद में चाइना है और इधर जापान है। ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है। ये ताइवान छोटा सा आपको दिख रहा है, और इधर दिख रहा है आपको इंडिया, हमारा प्यारा भारत। ये है कजाकिस्तान, और ये सारे अरब कंट्रीज। तो इस वीडियो का, जैसा कि आपने ऊपर देखा थंबनेल में मैंने लिख रखा है कि क्या जो रूस और यूक्रेन का विवाद है, ठीक है ना, जो रूस और यूक्रेन का विवाद है, यूक्रेन को जिस तरफ है रूस के, तो उस विवाद का इस पूरे एशिया रीजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके शक्ति संतुलन में क्या बदलाव आ सकता है, इसी सवाल का जवाब तलाशने का प्रयास हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आखिर तक आप लोग जरूर बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे और मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर पसंद है तो लाइक ज़रूर करना, और जो लोग नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उनसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो देखते हैं कि रशिया और यूक्रेन का विवाद जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके कई एंगल इस तरीके से बिल्कुल खुल करके सामने आ रहे हैं कि इसका असर कई और देशों के जियो पॉलिटिक्स पर आपको देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे तो जापान एक ऐसा देश है जो कि अमेरिका का एलाई है, एकदम से अमेरिका के इशारे पर काम करता है। बट ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल अमेरिका का जट्टू है, ऐसा नहीं है। एक डेवलप्ड कंट्रीज़ है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रशिया और यूक्रेन का विवाद है, उसके बाद में जो शिंजो अबे हैं, जो इससे पहले जो है प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जो है कहाँ के, जापान के, उन्होंने एक बयान दिया, और वो बयान बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अभी जापान क्या है कि परमाणु संपन्न देश नहीं है, इसके पास परमाणु हथियार नहीं है, क्योंकि ये अमेरिका के साथ है, और अमेरिका ने जो एक अप्रसार संधि की है कि जो है कुछ लोग परमाणु बम नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो परमाणु हथियार को रोकना चाहते हैं। तो ये उसी के तहत है, और जापान के पास वर्तमान में परमाणु वेपन नहीं है। अब ऐसा क्या हो गया कि जापान परमाणु वेपन तलाश रहा है, या जो है वो प्रयास कर रहा है कि उसके पास भी ऐसा कुछ हो। और शिंजो अबे ने एकदम स्पष्ट कहा है अमेरिका से कि आपका जो एक न्यूक्लियर प्रसार की जो नीति है ना, उसके तहत आप हमारे यहाँ पर सेटअप लगाइए न्यूक्लियर जो है बम का, न्यूक्लियर सिक्योरिटी का, ताकि हमें कोई थ्रेट ना हो। अब यहाँ पर सवाल एक ये रेज हो रहा है कि जापान को कौन सा थ्रेट हो गया। मामला तो अभी रसिया और यूक्रेन के बीच चल रहा था। तो यहाँ पर समझने की आवश्यकता ये है कि रसिया का जो ये एग्जाम्पल अभी खुल करके सामने आ रहा है कि रसिया एक वीटो पावर है, और उसने बिना सोचे समझे जो है बहुत ही चालाकी के साथ में, बिना ये सोचे समझे कि क्या होगा उसका परिणाम, उसने यूक्रेन पर एक मिलिट्री एक्शन कर दिया है। और उसके बाद में क्या है कि जापान जैसे देश जो यहाँ पर कई विरोधियों से घिरे हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया है जो आए दिन अमेरिका के खिलाफ है, और ये जापान को धमकाता रहता है। तो इनको डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि वो गुस्सा करके जो है इनके ऊपर बम फेंक दे और इनके पास रेजिस्टेंस के लिए कुछ ना हो। और ये डर तब ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप न्यूक्लियर पावर ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखेंगे तो जो ये इंडिया है आपका, और इंडिया के बगल में जो ये लोमड़ी पाकिस्तान है, तो लोमड़ी पाकिस्तान के पास क्या है कि परमाणु वेपन है, लेकिन उसको पता है कि इंडिया के पास भी परमाणु वेपन है। अगर हमने एक मारा तो वो भी हमको मारेगा, हम ध्वस्त हो जाएंगे। ऐसे में क्या होगा कि इन दोनों के बीच में जब वार की स्थिति बनेगी, तो दोनों लोगों को एक बार सोचना पड़ेगा, यार लड़ना नहीं है तो परमाणु बम फेंक देगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। ऐसे जापान भी परेशान हो रहा है कि कल को अगर नॉर्थ कोरिया ने कहीं उसके ऊपर कोई ऐसा एक्शन ले लिया तो रिटेलिएट करने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, और नॉर्थ कोरिया को जरा भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि परमाणु वेपन अगर जो है जापान के पास होता तो हो सकता है एक बार वो सोचता भी कि नहीं, इनसे हमें नहीं लड़ना है। तो ये डर जो है जापान ने कहीं ना कहीं दिखाया है, और यूएस से कहा है कि आप इस पर विचार करिए। और यहाँ पर एक चीज़ आपको और समझना है कि अभी जो यूएस की पॉलिसी देखने को मिल रही है वो बहुत ही लचर है, बहुत ही ढीली है। तो जो उसके एलाई हैं उनके मन में एक संदेह हो रहा है कि कल को हमारे ऊपर कोई अटैक हो गया, और उसके बाद में अमेरिका आकर के बोल देगा इट्स योर वार, आपको लड़ना चाहिए, हम मदद आपको कर रहे हैं, लेकिन वो फ्रंट रूप से अगर सामने नहीं आएगा तो क्या होगा
कि ये देश तो बेचारा फंस जाएगा, जैसा कि उन्होंने भी यूक्रेन के हालात में किया है। जब हालात बिगड़ रहे थे तो अमेरिका ने बहुत ही बड़बोलापन किया कि हम देख लेंगे, नेटो को भेज देंगे और यूक्रेन को कुछ नहीं होगा। लेकिन जब मिलिट्री ऑपरेशन रसिया ने स्टार्ट कर दिया तो यूएसए ने जो है सीधे सीधे कहा कि ये यूक्रेन की लड़ाई है, उसे लड़ना चाहिए, हालांकि हम उसे हेल्प ज़रूर करेंगे, और बहुत सारे सैंक्शन उन्होंने लगा दिए रसिया के ऊपर। तो इन सैंक्शन लगाने से वो देश क्या बच पाया? नहीं, आज उसके ऊपर बमबारी हो रही है, उसके शहर पर कब्जा हो रहा है। तो जो और एलाई हैं जो है यूएसए के, वो कहीं ना कहीं डर गए हैं, थ्रेट में आ गए हैं कि अमेरिका जो बात बोल रहा है उसका क्या मतलब है, क्या वो आएगा वास्तव में लड़ने के लिए कि नहीं आएगा। अब ये बात सिर्फ जापान तक नहीं सीमित है। यहाँ पर आप देख रहे छोटा सा जो है एक देश है ताइवान। ताइवान जो है अभी स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर इस तरीके से फंसा हुआ है कि पूरी दुनिया की धुरी यहाँ से घूम सकती है। क्यों? क्योंकि ताइवान को एक तरीके से यूएसए कह रहा है कि अलग नेशन है, इंडिया कह रहा है कि ये अलग नेशन है, और चाइना इसका विरोध कर रहा है। अभी रिसेंटली जो है रसिया ने कह दिया कि ताइवान जो है ये चाइना का पार्ट है। अब यहाँ पर समझने की आवश्यकता ये है कि ताइवान जो है इंडिया के साथ इसका रिलेशन क्या है। अभी आप जान रहे हैं कि आने वाले समय में हमें सेमीकंडक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि पूरी दुनिया जिस तरीके से ऑनलाइन हो रही, सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं उनकी आवश्यकता में बहुत पड़ने वाली है। और इंडिया ने कई सारे जो है ताइवान के साथ में समझौते कर रखे हैं सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए। एट द टाइम अगर चाइना कुछ एक्शन लेता है, जैसा कि यूक्रेन ने रसिया को लेकर के किया है, और ताइवान में जाकर के वो कब्जा कर लेता है, तो क्या होगा? ताइवान और इंडिया का रिलेशन निश्चित तौर पर जिस तरीके से चल रहा है वो नहीं चल पाएगा, और चाइना ये अलाउ बिल्कुल नहीं करेगा कि इंडिया फले फूले उसका व्यापार अच्छा हो। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए टेंशन की बात है। तो इंडिया का टेंशन, जापान का टेंशन, और इसके साथ ही साथ ताइवान का खुद का टेंशन। ताइवान ने भी रिसेंटली ये बात कहा है कि हमें क्वाड में आप शामिल करिए। क्वाड क्या है? एक जो इधर इंडो पैसिफिक रीजन है ना, इसमें जो शक्तियां हैं उनका एक समूह है। इंडिया है इसमें, ऑस्ट्रेलिया है, और इसमें आपका जापान है, और इसके साथ साथ अमेरिका है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की दादागिरी को काउंटर करना, उसे मैनेज करना है, ये क्वाड का काम है। तो ताइवान ने कहा है कि ऐसा करिए कि आप हमें क्वाड में शामिल करिए। अगर आप मानते हैं कि हम एक अलग नेशन है तो हमें उसमें शामिल करिए, हम भी अपना पक्ष उसमें रखेंगे, और उससे क्या होगा कि चाइना को एक मैसेज जाएगा। तो कहीं ना कहीं जितने यूएसए के एलाई हैं, यूक्रेन के मामले के बाद में उनके अंदर एक थ्रेट पैदा हो गया है कि क्या यूएसए उनकी मदद कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और एक कहीं ना कहीं यूएसए की जो डिप्लोमेट हैं उनके लिए भी ये बहुत ही बड़ा सवाल उनके सामने खड़ा हो गया है। और वर्तमान में जो परिदृश्य है उसको देखकर नहीं लग रहा है कि जो बाइडेन कुछ फैसला ले पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही वीक राष्ट्रपति हैं। शायद ही अमेरिकन इतिहास में कोई इतना कमज़ोर राष्ट्रपति हुआ होगा जिसके सामने इतनी दशाएं हुई और वो कुछ कर नहीं पाया। बस केवल सैंक्शन पे सैंक्शन लगा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता डिप्लोमेसी में। अभी लगा है, कुछ दिन बाद में जब युद्ध शांत हो जाएंगे, बहुत सारे क्षेत्र यूक्रेन का रसिया छका लेगा, उसके बाद में सैंक्शन भी हट जाएंगे, क्योंकि वो डिप्लोमेटिकली कहीं ना कहीं डील हो जाते हैं। तो बहुत ही एग्रेसिव रूप से अगर सामने नहीं आते हैं तो ऐसे जो देश हैं वो कहीं ना कहीं एक उनको एज मिल जाएगा। जैसे कि चाइना भी अब हो सकता है कि प्रयास करे कि ताइवान पर कोई ऐसा ही मिलिट्री एक्शन वो कर दे, तो ऐसी संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए जापान और इंडिया का जो कंसर्न है, साथ ही साथ ताइवान का कंसर्न है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को यहाँ पर देखना ज़रूरी है। और यूएसए में अभी कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम में एक स्टूडेंट ने पूछ लिया जो बाइडेन से कि ये बताइए कि अगर ताइवान पर चाइना ने अटैक कर दिया तो आप क्या करेंगे। इसके जवाब में जो बाइडेन ने जो बात की, उन्होंने कहा कि मैं अटैक करूंगा चाइना के ऊपर अगर चाइना ने ताइवान पर अटैक कर दिया। लेकिन जो उनके सुरक्षा सलाहकार हैं उन्होंने बाद में जो बाइडेन को करेक्ट करते हुए कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम सपोर्ट करेंगे ताइवान का, हम सीधे सीधे चाइना से लड़ने नहीं जाएंगे। अब उनका सपोर्ट कैसा है आप देख सकते हैं। यूक्रेन के मामले में अमेरिका का जो सपोर्ट है ना, सब पूरी दुनिया देख रही है कि कैसा सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग। बस केवल बैठ के वहाँ पे दस्तखत कर रहे हैं कि हमने एक सैंक्शन लगा दिया, ये कर दिया, वो बैन कर दिया, इससे नहीं होगा।
अगर आप इतना गारंटी दे रहे हैं कि हम मैनेज कर लेंगे तो आपको अपनी सेना उतारनी चाहिए थी, आपको आना चाहिए था मोर्चे पर, तो उससे अमेरिका भागता है। ऐसे में जापान और ताइवान और इंडिया का जो ये डर है ये बहुत ही वाजिब है, बहुत ही लाजमी है। और एट टाइम इसीलिए जो इंडिया है बहुत ही स्मार्ट और बहुत अच्छी डिप्लोमेसी दिखा रहा है कि वो रसिया से अपने संबंध नहीं बिगाड़ रहा है। ये अमेरिका जो है ये दोगला है, ये हमेशा से दोगला रहा है, तो अमेरिका से बचने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस तरीके से शिंजो अबे का बयान आया, आप कहेंगे कि शिंजो अबे कौन है, तो शिंजो अबे वर्तमान में प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन उन्हीं की पार्टी जापान में सत्ता में है और वो उस पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो मत है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है ये कहीं ना कहीं सिर्फ दो देशों के बीच का युद्ध नहीं है, ये अपने आप में एक नया मैसेज दे रहा है पूरी दुनिया को। और मान के चलिए कि पूरा का पूरा जो एशिया रीजन है ये अशांत होने वाला है, क्योंकि रसिया का ये एग्रेशन देखने के बाद में हो सकता है कि चाइना ताइवान और हांगकांग पर कुछ ऐसे ही अटैक्स करके उन्हें अपने में मिला ले, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यूएसए कुछ खास कर नहीं पाएगा, जैसा कि स्थिति अभी वर्तमान में देखने को मिल रही है। अब ऐसे में क्या होगा कि जियोपॉलिटिक्स के जो शक्ति संतुलन है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर रसिया एक बिग प्लेयर बन करके निकलेगा, क्योंकि अगर रसिया अपने इस पूरे मंसूबे में कामयाब हो जाता है, यूक्रेन पर उसका सारा एक्शन जो है उसके मुताबिक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं यूएसए एक बार फिर से कमज़ोर होगा और रशियन लॉबी जो कि यूएसएसआर के टूटने के बाद में कमज़ोर हो गई थी वो फिर से एक बार रिवाइव हो जाएगी और वो फिर से एशिया को लीड करना स्टार्ट कर देंगे। और शायद इस बात को भली भांति एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री उसको समझ रहे हैं, इसलिए बहुत ही स्मार्ट तरीके से रसिया और अमेरिका को डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि जो क्वाड है उसे कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि यहाँ जो एक इंडो पैसिफिक रीजन है, चाइना की दादागिरी हो या रूस या अमेरिका, इन सब को मिल करके एक ऐसा स्थिति बने ताकि यहाँ पर शांति बनी रहे। हालांकि इसके आसार बहुत कम नज़र आ रहे हैं। और जिस प्रकार जापान भी अब कह रहा है कि हमें जो है परमाणु प्रसार में आप शामिल करिए। अच्छा, परमाणु प्रसार का है इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। जैसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास खुद के परमाणु हथियार नहीं है, जैसे कि जर्मनी, बट वहाँ पर अमेरिका ने क्या है कि एक सिस्टम बना करके रखा है कि अगर उनके ऊपर कोई अटैक होता है तो वहाँ पर उन्होंने परमाणु बम अपना लगा करके रखा है कि उसके जवाब में वो उसका बदला ले लेंगे। तो वही जापान कह रहा है कि अगर आपने जर्मनी में लगा करके रखा तो आप जापान में भी उसको लगाइए। कल को नॉर्थ कोरिया हमारे ऊपर अटैक करने से डरेगा अगर हमारे पास भी जो है एटॉमिक वेपन होंगे। तो ये मांग बिल्कुल जायज़ है जापान की और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया लगातार एक के बाद एक वो बड़े बड़े वेपन्स का प्रयोग परीक्षण कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं थ्रेट जापान को ज़रूर है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा शक्ति संतुलन बिगड़ने वाला है और ये जो अभी दशा देखने को आपको मिल रही है ये आगे और भी भयावह हो सकती है। और इस फेरे में निश्चित तौर पर चाइना और रसिया ये दो बड़े बिग प्लेयर बन करके निकलेंगे और कहीं ना कहीं जो अमेरिका की स्थिति है वो कमज़ोर होने वाली है। जितना वो कमज़ोर है उससे ज़्यादा कमज़ोर होगी, क्योंकि क्वाड बना लीजिए आप या कोई ऐसे और ऑर्गेनाइजेशन बना लीजिए, उसका कोई असर आपको तब तक नहीं होगा जब तक आप इफेक्टिवली सामने नहीं आएंगे। जैसे क्वाड ने बना करके रखा है, कल को अगर क्वाड के किसी देश पर अटैक होता है तो क्या अमेरिका आएगा, इस बात की भी गुंजाइश बहुत कम लग रही है। ऐसे में ये सवाल उठने बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही लाजमी है और इनके वाजिब जवाब अगर अमेरिका नहीं दे पाया तो उसकी चौधराहट कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि जापान का जो कंसर्न है वो कितना ज़्यादा महत्व रखता है और एशिया का जो शक्ति संतुलन है वो किस करवट बैठेगा। आपकी राय क्या है ज़रूर बताएँ। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन से मिस ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।